चलना भाई, करें स्टार्ट। चलो सबसे पहले देखो भूकंप का जो टॉपिक है, पहले भूकंप की एक नॉर्मल सी परिभाषा लिख लो, जो परिभाषा होनी चाहिए बस इस तरीके की लिख लेनी है। लिखो, भूकंप भूपटल की एक कंपन है। भूकंप भूपटल की एक कंपन है भूकंप भूपटल की एक कंपन है भूकंप भूपटल की एक कंपन है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के गुरुत्वाकर्षण की चट्टानों के गुरुत्वाकर्षण की चट्टानों के गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है। क्षणिक अव्यवस्था उत्पन्न होने पर होती है। क्षणिक अव्यवस्था उत्पन्न होने पर होती है। भाई भूकंप जो है एक प्रकार की कंपन तो है, उसके बाद जो धरातल के नीचे और ऊपर दोनों जगह आती है। भाई सीधी सी बात है, हमने कल भी पढ़ा इस चीज पर लेकर कि भूकंप जो है धरातल के नीचे भी आती है और धरातल के ऊपर भी। दो तरंगें ऐसी है जो जमीन में भूगर्भिक स्थान पर चलती हैं, नीचे P और S, जबकि L जो है ऊपर चलती है। ठीक है, तो दोनों जगह आती है। जो चट्टानों के गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक अवस्था पर उत्पन्न होती है। मतलब कि वही जैसे कि मान के चलो, मैंने कल भी बताया कि जो दो प्लेटें हैं हमारी, और वो प्लेटें आपस में रगड़ खा रही हैं या फिर प्लेटों ने संतुलन स्थापित किया टूटने के बाद, तो कुछ क्षणिक समय के लिए तो आवे भूकंप। ऐसा थोड़ी है कि कंटिन्यू रहा आएगा, ऐसा थोड़ी है कि भूकंप एक दिन पूरे दिन आ जाएगा या फिर 5-5, 6-6 घंटे आएगा। नहीं, क्षणिक समय के लिए आता, बहुत थोड़े समय के लिए, जिससे कि वो अपना जो प्लेट हैं या जो भी मतलब वो प्लेटें हैं वो अपना संतुलन स्थापित कर सके। अगर टूट भी गई हैं तो वो अपना संतुलन स्थापित कर सके। परिभाषा में बिल्कुल सेम ही है। आगे लिखना, यह असूचनीय विध्वंसक आपदा है। मतलब असूचनीय, ये सूचना देकर थोड़ी आएगी, कभी भी सूचना देकर ये नहीं आएगी। यह असूचनीय आपदा है, विध्वंसक आपदा। यह असूचनीय विध्वंसक आपदा है। यह असूचनीय विध्वंसक आपदा है। यह असूचनीय विध्वंसक आपदा का मतलब समझ रहे हो? असूचनीय का मतलब है कि सूचना देकर थोड़ी आती है भूकंप। भूकंप तो बिना सूचना दिए आएगा। तो ध्यान रखना, आगे लिखना, ये विध्वंसक होने के साथ, ये विध्वंसक होने के साथ तुम्हारा काम है मास्क। अरे तुम्हारा काम मास्क लगाओ, इसे घेर के रखो, अपने कंप्लीट करके रखो एकदम मोटा मोटा। क्या है
ये है, ये विध्वंसक होने के साथ, विध्वंसक का मतलब समझते हैं, जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज है, जो सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाने वाली है, ठीक है। ये विध्वंसक होने के साथ विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, एक बड़े अच्छे खासे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। भूकंप विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। प्रभावित और प्रवाहित दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। प्रभावित लिखना, समझ रहे हैं, भयभालु प्रभावित, क्योंकि प्रभावित का मतलब है कि किसी पर इफेक्ट डालना, और प्रवाहित का मतलब है बहना, जैसे नदी बह रही है। तो प्रवाहित और प्रभावित में अंतर है, दोनों में ध्यान रखना। कई जगह क्या होता है स्टूडेंट, इसमें गलती करना है ना। प्रवाहित जहाँ लिखना है वहाँ प्रवाहित लिखते हैं, और जहाँ प्रवाहित लिखना है वहाँ प्रभावित लिखते हैं, लेकिन यहाँ लिखा गया प्रभावित, प्रभावित, ठीक है। प्रभावित का मतलब है जो क्षेत्र, किसी भी जो क्राइटेरिया है उसको नुकसान पहुँचा पाए, उस पर कुछ ना कुछ अपना एक, कहते हैं ना, उस पर वो डालना, एक प्रभाव दिखा देना, का नुकसान का प्रभाव हो या फायदा का प्रभाव हो, वो सब चीज़ें, ठीक है। प्रवाहित का मतलब है कि जैसे गंगा नदी बह रही है तो वो प्रवाहित है, ठीक है। उसके बाद भूकंप के प्राकृतिक कारण, जो कि मैंने कल भी बताए आपको, तो वो लिख लिए होंगे, सारे लिखे हुए हैं ना। एक बार मैं रिकैप कर रहा हूँ, इसे थोड़ा सा देख लें। प्लेटों के मुख्य विवर्तनिक क्रियाएं, ठीक, प्लेटों का मुख्य विवर्तनिक क्रियाएं, प्लेटों का जो सिद्धांत है, प्लेटों का विवर्तनिकी सिद्धांत, जो कि वैज्ञानिक हैरी हेस, जिसका नाम था, कई बार पूछा जाएगा एग्जाम में, पहले तो नोट करके ये चीज लिखो कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हैरी हेस ने दिया था। हैरी हेस, नोट करके लिखो इसे, हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हैरी हेस ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यही वाला प्लेट विवर्तनिकी, देखो ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को हैरी हेस ने दिया था। इसको जो बताया था वैज्ञानिक हैरी हेस। कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ये मुख्य क्रिया है जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है, ये भी हमें याद रखना है। ये मुख्य क्रिया है जिसके कारण भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो नोट में क्या लिखना है, मैंने लिखा, बताया आपको कि प्लेटों के विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेस, याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, वैसे ही प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत क्या है, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, मोटा सिर्फ जान ले, इतना ही याद रखना। वैसे एग्जाम में तो ये भी पूछा जाएगा कि प्लेटों के विवर्तनिक क्रियाओं, प्लेटों के विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, हैरी हेस ने दिया। लेकिन ये कारण क्या है ये प्लेटों का विवर्तनिक सिद्धांत क्या था। जब हमारे हिमालय की इसकी निर्माण हुआ ना, हिमालय का, जब तक वो टूटा भी नहीं था आपका, क्या तो अंगारा लैंड है ना, हाँ, ये जो था, ये पृथ्वी का हिस्सा था, उस समय जब तक ये टूटा भी नहीं था, इस तरीके से था, ऊपर वाले हिस्से को तो कहते थे अंगारा लैंड, और आपके इस नीचे वाले हिस्से को कहते थे गोंडवाना लैंड। यहाँ पर बीच में था आपका टेथिस सागर, बीच में एक सागर था जिसका नाम था टेथिस सागर, ठीक, ये बीच में टेथिस सागर था, ठीक। तो ये जो टेथिस सागर था, अब क्या था कि इसमें मैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में बता रहा हूँ, मोटा ध्यान रखना, इसे केवल समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जब की बात है, जब तक विश्व जो है टूटा नहीं था, मतलब अलग अलग भागों में 7 कॉन्टिनेंट बटे नहीं थे, उससे पहले की बात है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ नदियाँ बह रही थी, वो भी अपना पानी कहाँ डाल रही थी भाई, नदियाँ अपना पानी कहाँ डालती हैं, समुद्र टाइप में ही तो डालती हैं, तो टेथिस सागर में डालती थी। इधर से भी बहते, इधर वाली भी बहती हुई नदियाँ यहाँ पर अपना जो है पानी टेथिस सागर में डाल रही थी। ऊपर वाले को अंगारा लैंड, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहते थे। इसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे जब हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही होगी।
कोई भी नदियां हैं हमारी, अपने आसपास की नहर भी लेकर देख सकते हैं। तुम जब देखते होगे कि उसमें कूड़ा करकट इस तरीके से कुछ बहुत सारी चीज़ें चले, गाद वगैरह, है ना, तो प्रत्येक नदियां अपने साथ गाद वगैरह, जीवाश्म वगैरह बहा कर लाती हैं। ठीक, तो कहाँ गिरती थी? दोनों साइड के, ये तैतीस सागर में गिरती थी सारी के सारा। अब सीधी सी बात है, जब तैतीस सागर में अगर वो गिरता होगा गारा वगैरह, तो वहाँ पर कीचड़ सा हो जाएगा। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार, या हैरी हेस के सिद्धांत के अनुसार जो उन्होंने दिया, भारत के उत्तर में जहां भारत है, अगर हम वर्ल्ड, जैसे कि आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैप पर देखेंगे, जहां भारत है उसके उत्तर में, भारत के उत्तर में स्थित ही यूरेशियन प्लेट, जिसको बोले यूरेशियन प्लेट, मैं उसे बाद में लिखा दूंगा, पर इतना समझ लें केवल कि ये जो है क्या हुआ, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत क्या था। तो यूरेशियन प्लेट जो थी, जो उत्तर में थी, और एक ही इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट। तो भारतीय प्लेट जब उत्तर पूर्व, वो थी उत्तर में भारत के, मतलब कि उत्तर में, और ये जो प्लेट थी जो आपकी भारतीय प्लेट जो थी वो उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ी, भारत की प्लेट उत्तर पूर्व की तरफ बढ़ी, तो यूरेशियन प्लेट से टकराई। ठीक है, तो यूरेशियन प्लेट से टकराने के बाद अब जब बीच में तैतीस सागर आएगा और यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो जो वो गाद वगैरह ही वो कहाँ उठेंगे, वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी ना भाई, सीधी सी बात है, वो गाद जमा है। और जब दो तरीके की प्लेट, एक साइड से तो यूरेशियन प्लेट, एक साइड से भारतीय प्लेट जब आपस में टकराई, तो गारा वगैरह जो वो ऊपर की तरफ उठेगी गाद वगैरह की, तो उससे हिमालय की भी उत्पत्ति हुई। इस हिमालय की उत्पत्ति इसी कारण हुई। ठीक, हिमालय की भी उत्पत्ति हुई, साथ ही साथ इस हिमालय प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण ही हिमालय की भी उत्पत्ति हुई। ध्यान रखना, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण हिमालय की भी उत्पत्ति हुई, लेकिन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के कारण भूकंप भी आता है, क्योंकि दो प्लेटें क्या है, आपस में टकराती हैं, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि प्लेट भूकंप के मुख्य आने का कारण क्या है, प्लेटों के विवर्तनिक क्रियाएं। तो एक तो ये भी याद रखना, इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि हमारे जो हिमालय की उत्पत्ति हुई, हिमालय कैसे बना, ये ऊपर ऊपर की तरफ जो पहाड़ी बने तो कैसे बने, ये भी आपके प्लेट विवर्तनिक क्रियाओं के द्वारा बने हैं, हैरी हेस के प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, जब ऐसे भिजा तो इस तरीके से उठ गया, तो इस तरीके से उसका निर्माण हो गया हिमालय का। यही कारण क्या है कि जहां दोनों प्लेटें भिड़ी, भाई जहां दोनों प्लेटें हैं, तो यही कारण क्या है कि ये जो क्षेत्र है हिमालय का, ये सबसे संवेदनशील क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से भूकंप जोन 5 में आता है। इसी कारण आता है भूकंप जोन 5 में, यही कारण है, क्योंकि प्लेट जो मिली थी कहाँ मिली थी, यहाँ मिली थी, इस वाले क्षेत्र पर, है ना। कौन कौन सी प्लेट मिली थी, यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट। तो उसी के कारण तो हिमालय की उत्पत्ति, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिमालय की उत्पत्ति किन प्लेटों के आपस में टकराने के कारण हुई। तो हिमालय की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के आपस में टकराने के कारण हुई। यह सिद्धांत किसका है, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। दूसरा, भारत का सबसे भूकंप से संबंधित सबसे संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है, तो हिमालय का क्षेत्र भारत का सबसे संवेदनशील क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से। यही कारण है क्योंकि यहाँ पर प्लेट यही टकराई थी, और यहाँ पर जो क्रियाएं होती रहती है ना भाई, कभी मान के चलो प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत है, मैंने कल भी एक बार बताया। इसका मतलब क्या है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पहले तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत भूकंप से संबंधित है। ठीक, एक वैज्ञानिक थे रीड ने बताया था कि किसी भी चट्टान में एक दबाव सहने की क्षमता होती है, मतलब कोई भी चट्टान है ना, उसमें एक निश्चित दबाव सहने की क्षमता होती है। क्या होता है फिर, निश्चित दबाव सहने की क्षमता के बाद एक समय वो टूट जाती है, टूटने के बाद वापस उसको पुनः संतुलन बनाने को, जब वो पुनः संतुलन बनाती, मान के चलो किसी प्लेट पर दबाव ज्यादा पड़ा और वो ऐसे बैठ गई नीचे, और टूटने के बाद वापस वो संतुलन से स्थापित करेगी, उससे ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत कहते हैं। और जो कि किसने दिया था, रीड ने दिया था। ये भी लगभग भूकंप से ही संबंधित है। तो
हेडिंग डालिए प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत। सबसे पहले इसमें लिखो कि यह सिद्धांत रीड महोदय ने दिया था। यह सिद्धांत रीड महोदय ने दिया था। यह सिद्धांत रीड महोदय ने दिया था। रीड महोदय? हाँ, रीड महोदय ने दिया था। क्लियर? लिख लिया जी। उसके बाद इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चट्टान में दबाव सहने की एक निश्चित सीमा होती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक चट्टान में दबाव सहने की एक निश्चित सीमा होती है। सीख लिया? चट्टान के टूटने के बाद चट्टान के टूटने के बाद पुनः संतुलन स्थापित करने को चट्टान के टूटने के बाद पुनः संतुलन स्थापित करने को चट्टान के टूटने के बाद पुनः संतुलन स्थापित करने को प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत कहते हैं। प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत कहते हैं। लिख लिया जी सभी ने? अरे लिख लिया। उसके बाद नोट डाउन करके एक और लिखिए भूकंप से संबंधित एक तथ्य और। वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक होने पर वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक होने पर वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक होने पर वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक होने पर वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा अधिक होने पर भूकंप संबंधी सूचनाएं दी जाती हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर वायुमंडल में रेडॉन, जो कि एक अक्रिय गैस भी है, रेडॉन गैस की मात्रा अगर वायुमंडल में बढ़ रही है तो समझ लेना चाहिए भूकंप आने वाला है। कई बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वायुमंडल में किस गैस की मात्रा अधिक होने पर भूकंप की संभावना जताई जाती है, भूकंप की संभावना हो सकती है, तो रेडॉन गैस की मात्रा। क्लियर? उसके बाद और किस किस तरीके से भूकंप आता मैंने
ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी विस्फोट अगर हो जाएगा, दूर होगा। हालांकि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरनदीप, जो आज भी फटता रहता है ना, अंडमान निकोबार में। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में, याद रखना, बैरनदीप आज भी भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो यहाँ पर फटता रहता है। और सक्रिय ज्वालामुखी जिस समय मतलब फटता है ज्वालामुखी, तो उससे भी जो कंपन उत्पन्न होती है, उससे भी भूकंप आने का खतरा रहता है। भूगर्भिक गैसों का फैलाव, मतलब कि जो जमीन के अंदर जो आपकी भूगर्भिक गैसें हैं, उनका फैलाव होने के कारण जब वो फैलती हैं तो वो ऊपर की तरफ जोर मारती हैं। उनकी जो ऊर्जा है, तरंग है, वो ऊपर की तरफ प्रेशर मारती है, तो उससे भी भूकंप के आने का खतरा रहता है। ठीक है, ये मैंने अभी बता दिया। भूगर्भिक चट्टानों द्वारा संतुलन स्थापित करना, जो कि अपने आप में क्या है? प्रत्यास्थ पुनश्चलन का सिद्धांत। उसके अनुसार भी क्या है? उससे तो आता ही आता है भूकंप। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे देखिए, और एक एक पॉइंट बिल्कुल उसी हिसाब से लिखना है। लिखिए, जब दो प्लेटें आपस, जब ऐसे भूगर्भिक क्षेत्र में, ऐसे भूगर्भिक क्षेत्र में, भूगर्भ मतलब कि पृथ्वी, जमीन के अंदर, ऐसे भूगर्भिक क्षेत्र में जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है, वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। जिस स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे भूकंप मूल कहते हैं। जिस स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे भूकंप मूल कहते हैं। जिस स्थान पर ऊर्जा उत्पन्न हुई उसे भूकंप मूल कहते हैं। भूकंप मूल भी कहते हैं, हाइपोसेंटर भी बोल देते हैं, और आपका इंग्लिश में फोकस भी बोल देते हैं, फोकस। देखो एक बार समझ लें फिर से, ये दो प्लेटें जो हैं, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं भूगर्भिक स्थान पर पृथ्वी के अंदर, तो यहाँ पर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसे ऊर्जा भी बोल देते हैं, और यही हमारी तरंग होती है। ठीक है, तो जहां पर ये उत्पन्न हुई उस स्थान को तो कहते हैं भूकंप मूल, या फिर इंग्लिश में फोकस, या फिर हाइपोसेंटर। लेकिन जैसे जैसे जहां से ये फिर ऊपर की तरफ चलती हैं, तो जिस स्थान पर ये सबसे पहले टकराती है, या जिस स्थान पर इस ऊर्जा का सबसे पहले अनुभव किया जाता है, मान के चलिए यहाँ पर अनुभव किया जा रहा है, उसे भूकंप अधिकेंद्र या फिर एपिसेंटर कहते हैं। तो आगे लिखना है, भूकंप की तरंग का जिस स्थान पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, भूकंप की तरंग का जिस स्थान पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, भूकंप की तरंग का जिस स्थान पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, भूकंप की तरंग का जिस स्थान पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, भूकंप की तरंग का जिस स्थान पर सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उसे भूकंप का अधिकेंद्र या फिर इंग्लिश में एपिसेंटर कहते हैं। उसे भूकंप का अधिकेंद्र या फिर अंग्रेजी में उसे एपिसेंटर बोलते हैं, एपिसेंटर। कई बार क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले जाएंगे, वो हिंदी में एपिसेंटर दे देंगे लिख के अधिकेंद्र की जगह, इसीलिए मुझे कुछ चीजें बतानी पड़ती है। कैसा हो, ऐसा कई बार एग्जामों में हुआ है, जो उन्होंने हिंदी इंग्लिश के शब्द को भी हिंदी में लिख दिया है और डायरेक्ट हिंदी में एपिसेंटर लिखा हुआ आ गया। क्लियर?
निकलिए सभी ने। हाँ। आगे ये और लिख लो कि जिस भूगर्भिक स्थान से भूकंप की उत्पत्ति हुई उसे दुर्बल मंडल कहते हैं। जिस भूगर्भिक स्थान से भूकंप की उत्पत्ति हुई उसे दुर्बल मंडल कहते हैं। हालांकि इसे इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर। जिस भूगर्भिक स्थान से भूकंप की उत्पत्ति हुई जिस भूगर्भिक स्थान से भूकंप की उत्पत्ति हुई उसे दुर्बल मंडल कहते हैं। दुर्बल मंडल, या फिर अंग्रेजी में उसे क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एस्थेनोस्फीयर। लिया भाई? ASTHENOSPHER, एस्थेनोस्फीयर। लिख लिया भाई? उसके बाद नेक्स्ट स्थल मंडल से दुर्बल मंडल लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक होता है। हाँ, स्थल मंडल से, जहाँ स्थल मंडल तो वो है जहाँ पर भूकंप आ रहा है, जहाँ पर हम अनुभव कर रहे हैं भूकंप का। स्थल मंडल से दुर्बल मंडल 600 से 700 किलोमीटर की गहराई पर होता है। लिख लिया? उसके बाद भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले ये लिखिए, भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, P, S और L। भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। यहाँ से कई बार मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको थोड़ा सा ठीक से और समझने की ज़रूरत है, जिससे कि प्रश्न एग्जाम में गलत ना हो। भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। PSL, या लिख सकते हैं PS और L। लिख लिया भाई सभी ने? अरे लिख लिया। उसके बाद देखिए आगे ये लिखना है PSL, ठीक है। P तरंगों की गति सबसे तेज होती है, S तरंगों की गति उससे कम होती है और L तरंगों की गति सबसे मंद या कम होती है। भूकंप की उत्पत्ति के समय 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, P, S, L। P तरंगों की गति सबसे तेज होती है, S तरंगों की गति P तरंगों की अपेक्षा कुछ धीमी होती है और L तरंगों की गति तीनों तरंगों में सबसे मंद या कम होती है। क्लियर? P तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, ध्यान रखना है, P तरंगे अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे।
या हम कह सकते हैं चूंकि अनुदैर्घ्य तरंगें ध्वनि तरंगें होती हैं, तो ध्वनि तरंगों के समान भूकंप की कौन सी तरंगें होती हैं? पी तरंगें। ठीक है, आगे ये लिखना है कि पी तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भूकंप की कौन सी तरंग अनुदैर्घ्य होती है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एग्जाम में, भूकंप की कौन सी तरंग अनुदैर्घ्य होती है। तो भूकंप की पी तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य होती हैं, क्योंकि अनुदैर्घ्य तरंग क्या होती है? ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं। तो ध्वनि तरंगों के समान भूकंप की कौन सी तरंग होती है? पी। ऐसे याद रखना। क्लियर। आगे एस तरंग अनुप्रस्थ होती हैं, एस तरंग अनुप्रस्थ होती हैं। तो हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि जब एस तरंग अनुप्रस्थ होती है तो हमारी जो एस तरंगें थी, तो ये अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें खुद प्रकाश तरंगें होती हैं। तो प्रकाश तरंगों के समान कौन सी तरंगें होंगी भूकंप की? एस तरंगें। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार फिर ध्यान से। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि अनुप्रस्थ भूकंप की कौन सी तरंग अनुप्रस्थ होती हैं? एस तरंगें। और हमने जब फिजिक्स पढ़ा था तो ध्यान होगा कि प्रकाश तरंगें जो होती है, जो हमारे सन की जो प्रकाश तरंगें हैं सूर्य की, ये कौन सी तरंग होती है? इनमें अनुप्रस्थ। तो क्वेश्चन घुमा के थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके इतना पूछ लिया जाएगा कि प्रकाश तरंगों के समान भूकंप की कौन सी तरंग होती है? एस तरंग। अनुदैर्घ्य तरंगें ध्वनि तरंगें होती है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा ध्वनि तरंगों के समान भूकंप की कौन सी तरंगें होती हैं? पी तरंगें। क्लियर। और सबसे मंद गति से चलती है कौन सी? एल तरंगें। नोट करके लिखिए, एल तरंगों में, एल तरंगें स्थलीय भाग पर चलने के साथ साथ, एल तरंगें स्थलीय भाग पर चलने के साथ साथ एल तरंगें स्थलीय भाग पर चलने के साथ साथ मंद गति से चलने वाली तरंगें हैं। एल तरंगें स्थलीय भाग पर चलने के साथ साथ मंद गति से चलने वाली तरंगें हैं। अब यहां से कई अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं, हालांकि और आगे लिखना है, क्योंकि ये स्थलीय भाग पर चलती हैं, क्योंकि एल तरंगें जो हैं ये स्थलीय भाग पर चलती हैं,